स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया। आपातकाल देश के राजनीतिक इतिहास का वो काला दौर जब 21 महीनों तक देश में तानाशाही सरकार का राज था। विपक्ष के 11,000 नेताओं समेत करीब 1,40,000 लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। देश के हर जेल कैदियों से खचाखच भरी हुई थी। उन्हें असहनीय पीड़ा दी जा रही थी और इन्हीं कैदियों में से एक थी कन्नड़ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी, जिन्हें दर्जनों कैदियों के बीच निर्वस्त्र होने से लेकर अपने ही मलमूत्र में सोने के लिए मजबूर किया गया था और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि जेल से रिहा होने के 5 दिनों में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन स्नेहलता रेड्डी की गलती क्या थी? 21 महीनों तक तानाशाही करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने रूठी हुई जनता को कैसे मनाया और कर ली सत्ता में वापसी, और कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी 2 गिरफ्तारियों और विपक्ष की फूट का फायदा उठाकर मिड टर्म में ही विपक्ष की सरकार गिरा दी थी। जानेंगे इस इमरजेंसी की अनकही अनसुनी कहानियों के इस पार्ट 2 में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 25 जून 1975 की रात से, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर आपातकाल की घोषणा कर देती हैं, जिसके तुरंत बाद दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन के अखबारों में सरकार के खिलाफ कुछ प्रिंट ना हो पाए। साथ ही विपक्ष के नेताओं की धरपकड़ भी शुरू हो गई। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी करके उन्हें बेंगलुरु जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें अक्सर रातों में एक औरत के चीखने चिल्लाते हुए रोने की आवाज सुनाई देती थी, जो कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी थी, जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दिग्गज समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की अच्छी दोस्त थी। जहां एक तरफ जॉर्ज अपना वेश बदलकर इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार में छिपते छिपाते भाग रहे थे, वहीं सरकार ने स्नेहलता को सलाखों के पीछे डालने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन केस कौन सा बनाया जाए, वो बड़ा सवाल था। इसलिए 2 मई 1976 के दिन उन्हें डायनामाइट केस में अंदर कर दिया गया। उन पर डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाने का आरोप लगाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सभी आरोप गलत साबित हुए, मगर उस वक्त मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोकतंत्र का गला घोटते हुए विपक्ष के कई दिग्गजों और नेताओं की बिना किसी सबूत के गिरफ्तारियां की गई थी और स्नेहलता को भी इसी मीसा एक्ट के तहत 8 महीने तक जेल में रखा गया, जहां उनके साथ इतना बेहुदा और अपमानजनक बर्ताव किया गया जो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें बेंगलोर की सेंट्रल जेल में लाया गया। उन्हें जलील करने के लिए बेहुदे ढंग से उनके सामान की तलाशी ली गई। कैदियों के रजिस्टर में उनके अंगूठे के निशान लिए गए, जिसके बाद तलाशी के नाम पर उन्हें सबके सामने निर्वस्त्र किया गया। इसे लेकर जेल में लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने लिखा था कि जैसे ही एक महिला अंदर आती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है, लेकिन क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके बाद स्नेहलता रेड्डी को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें बमुश्किल एक इंसान रह सकता था और वहां भी कोई टॉयलेट नहीं था, बल्कि कोठरी के कोने में छोटा सा छेद बना हुआ करता था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा था। यहाँ ना तो सूरज की रोशनी आती थी और ना ही पंखा लगा हुआ था। बताया जाता है कि अगर पेशाब करने वाला छेद ओवरफ्लो हो जाए, जिसे जानबूझकर साफ नहीं किया जाता था, तो मजबूरी में स्नेहलता को अपने ही मलमूत्र में सोना पड़ता था। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन जेल में उन्हें समय से दवाई नहीं दी जाती थी। बाकी कैदियों की तरह उन्हें भी सही भोजन तक नहीं दिया जाता था, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी और रात के समय में वो दर्द से कराहते हुए काफी चिल्लाती थी, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा मधु दंडवते भी उसी जेल में कैद थे।
और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीती हुई आवाजें सुनाई देती थी। हालांकि अंतहीन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद भी स्नेहलता टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने अन्य कैदियों का भी मनोबल बढ़ाया और वहां पर रहकर उन्होंने भूख हड़ताल की। नतीजन जिन महिलाओं को जेल में बुरी तरह पीटा जाता था उसमें वहां बड़ी संख्या में कमी आई। बाद में कैदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता में भी काफी सुधार किया गया, लेकिन जेल में मिलने वाली क्रूर यातनाओं ने स्नेहलता को बेहद कमजोर कर दिया था। उनकी हालत अब गंभीर होती चली गई थी। उनका परिवार लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन करीब 8 महीनों तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और आखिरकार 15 जनवरी 1977 के दिन स्नेहलता को पेरोल पर रिहाई मिली, मगर रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ 21 महीने तक देश में तानाशाही चलती रही। संजय गांधी ने तो एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि आने वाले 30 सालों तक मेरी मां का इमरजेंसी हटाने का कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज भारत का हाल शायद नॉर्थ कोरिया जैसा ही होता। लेकिन 23 जनवरी 1977 को सरकार ने अचानक इलेक्शन की घोषणा करके सबको हैरानी में डाल दिया, ताकि विपक्ष के दिग्गज नेताओं के इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके पास इलेक्शन लड़ने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी थी। उन्होंने सिक्किम और कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में 244 रैलियां की और करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। मगर इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने का फैसला क्यों किया, इसे लेकर कुछ थियरीज बताई जाती। पहली थियरीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सर्वे करके इंदिरा को बताया कि उन्हें इलेक्शन में करीब 340 सीटें मिलेंगी। दूसरी थियरी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर या अपने गुरु जे कृष्णमूर्ति के समझाने पर यह डिसीजन लिया गया। वहीं तीसरी थियरी के मुताबिक संजय गांधी की मनमानी बढ़ गई थी, जिसे रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई यही थी कि इंदिरा का ये चुनाव जीतना नामुमकिन था, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी की सभाओं में काफी कम लोग आते थे, जिनमें से कुछ तो आधे में ही चले जाते थे, जबकि कुछ विपक्ष की जनता के जिंदाबाद होने के नारे लगाते थे। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबू जगजीवन राम के एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भीड़ जमा ना हो इसलिए कांग्रेस सरकार ने दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म चलवा दी। हालांकि ये तरकीब भी धरी की धरी रह गई जब जनता को पता चला कि रैली में श्री अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले। देखते ही देखते मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई और अटल जी ने स्टेज पर आकर अपने अंदाज में कहा, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। जो सुन दिल्ली का रामलीला मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और जनता पार्टी की जीत पर मोहर लग गई। कहा जाता है कि इलेक्शन कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि जनता और विपक्ष के बीच लड़ा जा रहा था और जनता इतने आक्रोश में थी कि वो इंदिरा गांधी सरकार के सामने खड़े खंबे को भी इलेक्शन जिता दी। और हुआ भी यही। 16 से 20 मार्च तक लोकसभा चुनाव हुए और 21 तारीख को चुनाव के रिजल्ट अनाउंसमेंट के कुछ देर पहले ही इमरजेंसी हटाई गई। इस चुनाव में 295 सीटों पर जीत हासिल करके देश में पहली बार विपक्षी दल जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटों पर जीत मिली और खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारकर संसद से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई सरकार ने सबसे पहले इमरजेंसी के दौरान हुए संविधान संशोधनों को रद्द कर दिया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्टोर किया। साथ ही इंदिरा गांधी पर इलेक्शन के दौरान बिजनेस घरानों के पैसों से 104 जीप गाड़ियां खरीदने का आरोप लगाया। इस केस का नेतृत्व खुद चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, लेकिन इसे भारत की राजनीति का ऑपरेशन बलंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी। दरअसल इंदिरा देख चुकी थी कि आपातकाल के दौरान सरकार ने जब जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी की तो वो कितना बड़ा इवेंट बना था और लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा था। इसलिए खुद की गिरफ्तारी को भी हाई लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया गया और जब पुलिस इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने आई तो संजय गांधी ने उनके घर के बाहर हजारों कांग्रेस समर्थकों की भीड़ लगा दी। मेनका गांधी ने मीडिया में अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए बिग ब्रेकिंग न्यूज बनाया और इंदिरा गांधी ने जमीन पर बैठकर सिर्फ हथकड़ी पहनने के बाद ही जेल जाने की जिद की। लेकिन यहाँ जनता पार्टी सरकार का दांव फेल गया,
क्योंकि ये केस इतना कमजोर था कि खुद जज ने ही उसे डिसमिस कर दिया और सिर्फ एक दिन में इंदिरा गांधी रिहा हो गईं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बड़ा इवेंट तो बनाया ही था और इसी के जरिए उन्होंने जनता की सहानुभूति लेना शुरू किया। दूसरी तरफ आपातकाल के दक्षिण भारत के पिछड़े हुए शहर और गांवों से कुछ खास असर नहीं पड़ा था। इसलिए इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमगलूर से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया, जहां कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाया, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। नतीजन इस उपचुनाव में इंदिरा गांधी जीतकर संसद में वापस लौट आईं। हालांकि आपातकाल के दौरान अपनी ताकत का गलत फायदा उठाने के आरोप में सरकार ने न सिर्फ उन्हें सस्पेंड करवाया बल्कि तिहाड़ जेल भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया। अब भले ही ये उस वक्त की मौजूदा सरकार का इमरजेंसी में हुए अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा हो, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ लिए गए हर निर्णय कमजोर पड़ रहे थे और वो इंदिरा गांधी के पक्ष में ही काम कर रहे थे। इस बार सीधा संसद भवन से ड्रामेटिक गिरफ्तारी हुई, जिसका देश भर में खूब चर्चा का विषय बनाया गया और उनके साथ संजय गांधी को भी गिरफ्तार करके 7 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। फिर वो रिहा हो गईं। इधर इंदिरा गांधी की छवि साफ हो रही थी, उधर जनता पार्टी सरकार में फूट पड़ने लगी थी, क्योंकि बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर समेत सभी नेताओं की इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनमें काफी मतभेद हुए। इस बीच इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चरण सिंह को अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए 28 जुलाई 1979 के दिन चरण सिंह मोरारजी देसाई सरकार से अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में अपनी सरकार बना ली, जिससे उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हुआ। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री चरण सिंह पर कांग्रेस नेताओं पर लगे आपातकाल के आरोपों को हटाने के लिए दबाव डालना शुरू किया, लेकिन पीएम बनते ही चौधरी चरण सिंह का रवैया बदल गया था। एक बार इंदिरा गांधी और 25 कांग्रेसी नेता चरण सिंह के स्वागत में गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी के घर पे खड़े रह गए, लेकिन चरण सिंह ने अपना काफिला वहां नहीं रुकाया और आगे निकल गए, जिससे इंदिरा गांधी गुस्सा हो गईं। बाद में चरण सिंह अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंदिरा ने उन्हें संदेश भिजवाया, अब नहीं, और चरण सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सिर्फ 5 महीने में उनकी सरकार गिर गई। अब देश में किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी, यानी देश में कोई सरकार ही नहीं थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने साल 1980 में मिड टर्म इलेक्शन करवाए। जनता ने भी कमजोर विपक्षी दल को सत्ता में कुछ खास पसंद नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही लड़ रहे थे और देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी। वहीं इंदिरा गांधी ने भी जनता से माफी मांगकर पिछले 3 सालों में अपनी छवि साफ करने की कोशिश की थी। नतीजन कांग्रेस ने 353 सीटों पर मेजोरिटी से जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई और इंदिरा गांधी एक बार फिर बनी देश की प्रधानमंत्री। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या इंदिरा गांधी को फिर से सत्ता में लाना जनता का सही फैसला था या सबसे बड़ी भूल? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स करवाकर हमें सपोर्ट कीजिए और भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।